हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, आपके यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट से। तो आज हम करने वाले हैं कोड ऑन वेजेस के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के एमसीक्यूज। ठीक है, चैप्टर 3 है आपका पेमेंट ऑफ बोनस एंड चैप्टर 4 है आपका चैप्टर 3 आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एंड चैप्टर 4 है आपका पेमेंट ऑफ बोनस। तो आज हम इन दोनों के एमसीक्यूज देखेंगे न्यू कोड के। बाकी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है न्यू लेबर कोड्स के नाम से, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस framework, which of the following situation legally qualify as absence from duty? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पेमेंट ऑफ वेजेस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी सिचुएशन है जो अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी मानी जाएगी। ठीक है, जिसके बेस पर वेजेस में डिडक्शन की जाएगी। वीकली हॉलीडे क्या अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी मानी जाती है? नहीं। ले ऑफ डिक्लेयर बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ले ऑफ कर देता है तो अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी होता है? बिल्कुल नहीं होता। एम्प्लॉय प्रेजेंट इनसाइड प्रेमिसेस बट रिफ्यूजिंग टू वर्क, एम्प्लॉय फैक्ट्री में तो है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो इसको माना जाएगा अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, ऑफिशियल लीव सैंक्शन बाय एम्प्लॉयर, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एन एम्प्लॉय पेड मंथली is terminated on 15th March, by when must the employer pay his earned wage? ये कह रहा है कि एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया 15 मार्च में, तो उसने जो भी काम किया है उसका वेजेस उससे कब मिलेगा? देखो, 24 आवर में मिलेगा, नेक्स्ट वर्किंग डे में मिलेगा, विद इन 2 वर्किंग डेज, या बाय 7th ऑफ नेक्स्ट वीक। तो न्यू कोड के अकॉर्डिंग उसे जो वेजेस मिलेगा वो मिलेगा विद इन 2 वर्किंग डेज। ठीक है, अब देखो, जब एम्प्लॉय को रिमूव किया जाता है, रिमूव, ठीक है, डिसमिस, रिमूव डिसमिस, और वो रिजाइन करता है खुद। ठीक है, तो इस कंडीशन में एम्प्लॉयर को विद इन 2 वर्किंग डेज उसको सैलरी देनी पड़ेगी, विद इन 2 वर्किंग डेज में सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये नॉर्मली जो मंथली वेज होती है ना, डेट 7 तारीख, ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है, आप देख लेना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद इन 2 वर्किंग डेज। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन डज नॉट रिक्वायर एम्प्लॉय रिटर्न ऑथराइजेशन? नीचे कुछ डिडक्शन दी गई है, इनमें से कौन सी डिडक्शन ऐसी है जिसमें एम्प्लॉय के रिटर्न ऑथराइजेशन मैंडेटरी है ही नहीं? मतलब एम्प्लॉयर कौन सी डिडक्शन कर सकता है एम्प्लॉय से पूछे बिना। देखो, ऑप्शन नंबर ए, रिकवरी फॉर हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर हाउस अकोमोडेशन दे रहा है। ऑप्शन बी, रिकवरी ऑफ लोन। ऑप्शन सी, डिडक्शन फॉर इंश्योरेंस स्कीम। ऑप्शन डी, डिडक्शन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी पेमेंट। तो देखो, पहले ऑप्शन डी देखते हैं। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी पेमेंट हो रही है, ठीक है, तो रिटर्न ऑथराइजेशन मैंडेटरी होती है। ठीक है, कोई इंश्योरेंस स्कीम में अगर डिडक्ट कर रहा है एम्प्लॉयर, तो उसमें एम्प्लॉय से पूछेगा। कोई लोन दिया है, इंस्टॉलमेंट है ना, तो उसमें भी एम्प्लॉय से पूछेगा। लेकिन अगर हाउस अकोमोडेशन दिया है तो एम्प्लॉयर पूछेगा थोड़ी कि मैं तुझे हाउस अकोमोडेशन दे रहा हूँ, मैं तेरा अमाउंट काटू या ना काटू, वो तो काटेगा ही। देखो, अगर एम्प्लॉयर ने हाउस अकोमोडेशन और गवर्नमेंट नोटिफाई स्कीम दी है, ठीक है, तो रिकवरी के लिए एम्प्लॉय की रिटर्न कंसेंट जरूरी नहीं होती। लेकिन लोन इंश्योरेंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी की डिडक्शन है, तो उसके लिए रिटर्न ऑथराइजेशन मैंडेटरी होती है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई बिफोर इम्पोजिंग ए फाइन अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस प्रोविजन? ये कह रहा है कि पेमेंट ऑफ वेजेस में, ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस में फाइन लगाने से पहले कौन सी कंडीशन जरूरी है?
इट मस्ट बी रिकवर्ड विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज नहीं होता, यहाँ होता है विद इन 90 डेज में रिकवर करना होता है, तो पहला तो गलत हो गया। इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर बट नो अप्रूवल नीडेड, रजिस्टर में रिकॉर्ड करना जरूरी होता है लेकिन अप्रूवल चाहिए होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 1 और 2 तो आपके गलत हो गए। फाइन कैन नॉट एक्सिड 1% ऑफ वेजेस, 1% नहीं होता है, यहाँ पे 3% होता है। एम्प्लॉयर मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज नोटिस, हाँ ये जरूरी है कि अगर वो कोई एम्प्लॉयर डिडक्शन कर रहा है, ठीक है, तो ये कंडीशन जरूरी है कि वो एम्प्लॉय को एक चांस तो देगा कि वो कारण बताए, मतलब शो कॉज नोटिस होता है कि एम्प्लॉय को बोलेगा कारण बताओ कि तुमने ये क्यों किया और मैं डिडक्शन क्यों ना करूं, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इफ टोटल ऑथराइजेशन डिडक्शन इन ए वेज पीरियड रीच 50% ऑफ वेजेस, व्हाट हैपन टू रिमेनिंग रिकवरेबल अमाउंट। क्वेश्चन 5 में ये कह रहा है कि अगर ऑथराइज डिडक्शन, जो हमारी ऑथराइज डिडक्शन है, वो 50% वेज तक पहुंच जाए, ठीक है, 50% वेज तक पहुंच गई, 50% वेजेस तक पहुंच गई, तो बाकी डिडक्शन का क्या होगा। तो बाकी डिडक्शन क्या होता है, वो फ्यूचर वेज पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, इसका रिमेनिंग अमाउंट जो है ना, जो बचा हुआ होता है, वो फ्यूचर वेज पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। चलो, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए कंपनी वांट टू पे वेजेस पार्सली इन वाउचर, रिडीमेबल एट ए स्पेसिफिक स्टोर, इज इट वैलिड। एक स्टोर है और वहां पे कंपनी क्या करना चाहती है कि वो जो वेजेज है ना, वो पार्सली वाउचर में देना चाहती है। वाउचर मतलब ये कह लो कि शॉपिंग वाउचर, ईटिंग वाउचर, होटल रेस्टोरेंट के वाउचर, कि तुम ये ले लो और ये तुम्हारी सैलरी हो जाएगी, मतलब जो सैलरी है उतने अमाउंट का पार्सली वाउचर देना चाहती है, तो क्या ये वैलिड होगा। तो देखो, अब ये देखो, देखो जो हमारी वेज होती है ना, जो हमारी वेजेज होती है ना, वो कैश और बैंक ट्रांसफर में दी जाती है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, कैश और बैंक ट्रांसफर में दी जाती है। लेकिन काइंड में, काइंड मतलब जैसे ये वाउचर कह रहा है, काइंड में जो पेमेंट होती है ना, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है, जब तक गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को इससे एग्जम्प्ट ना कर दे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो वेजेस कैन नॉट बी पेड इन काइंड अनलेस एग्जम्प्टेड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच अथॉरिटी कैन फाइल ए वेज क्लेम ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय इफ एम्प्लॉय फेयर विक्टिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि अगर एम्प्लॉय विक्टिमाइजेशन से डरता है तो उसकी तरफ से वेज क्लेम कौन फाइल कर लेगा। विक्टिमाइजेशन मतलब वो कहता है कि मैं सामने नहीं आना चाहता, मेरे को डर लग रहा है, लेकिन उसको उसके वेजेस भी चाहिए, तो उसके बिहाफ पे कौन, विक्टिमाइजेशन के बिहाफ, विक्टिमाइजेशन से वो डर रहा है, तो एम्प्लॉय के बिहाफ पे कौन करेगा, एचआर मैनेजर करेगा, लेबर कोर्ट करेगा, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर करेगा, या एम्प्लॉयर नॉमिनी। तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर यहाँ पे वेज कंप्लेन कर सकता है, इसे बोलेंगे फाइल क्लेम सू मोटा, मतलब अपने आप से संज्ञान ले सकता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, एन एम्प्लॉयर पे वेजेस ऑन 10th इंस्टेड ऑफ 7th ऑफ एवरी मंथ ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अगर एम्प्लॉयर 7 तारीख की वजह 10 को पेमेंट करता है ना, और रीजन देता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है, तो इनमें से कौन सा रीजन वैलिड होगा। देखो, एक्सेप्टेबल इफ एम्प्लॉयर प्रूव रीजन, एक्सेप्टेबल फॉर 3 मंथ ओनली, नॉट एक्सेप्टेबल बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड एक्सेप्ट लिमिट, वैलिड इफ एम्प्लॉयर डू नॉट ऑब्जेक्ट। तो देखो, ये इसका जो आंसर होगा ना, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये तो वो बोल सकता है कि बार बार अगर उसको ये अलाउ कर दिया जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है, तुम पेमेंट लेट कर देना, तो उसका हर महीने का काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर है नॉट एक्सेप्टेबल डिले बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट, ठीक है। जो हमारी स्टैच्यू वेजेस होती है ना, वो डिले इलीगल है, चाहे एम्प्लॉय ऑब्जेक्शन भी करे या ना करे, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए फाइन बिकम ए फाइन इम्पोज बिकम इनवैलिड, फाइन इनवैलिड कब माना जाता है। तो देखो, मैंने ऊपर भी बताया था कि अगर देखो, जो हमारा फाइन होता है, मैंने ऊपर बताया था कि 90 डेज के अंदर उसको
रिकवर करना होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है आफ्टर 90 डेज, तो ये इनवैलिड हो गया, तो यही इसका आंसर है। रजिस्टर में रिकॉर्ड इनवैलिड होगा नहीं, शोन टू एम्प्लॉय इनवैलिड होगा नहीं, अप्रूव गवर्नमेंट ने अप्रूव करा इनवैलिड होगा नहीं, तो इसका आंसर है रिकॉर्ड आफ्टर 90 डेज। अगर 90 डेज के बाद रिकवर किया जा रहा है कोई भी फाइन, तो वो इनवैलिड माना जाएगा, मतलब फिर वो गलत तरीके से फाइन को वसूल कर रहा है और ये इनवैलिड बन जाएगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच वर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन एम्प्लॉयर इन वेज क्लेम। वेज क्लेम में प्रूफ का बर्डन किस पे होता है, मतलब किसको प्रूफ करना होता है कि उसने वेज क्लेम करे हैं, ठीक है। तो ये होता है एम्प्लॉयर मस्ट प्रूव पेमेंट वाज मेड, कि एम्प्लॉयर को प्रूफ करना होगा कि उसने करेक्ट पेमेंट करी है। ये एम्प्लॉय को प्रूफ नहीं करना होगा। अगर मान लो ऐसे किसी एम्प्लॉय ने क्लेम कर दिया कि मेरी वेजेस कम दी गई है, तो कौन प्रूफ करेगा? तो एम्प्लॉयर प्रूफ करेगा कि भाई मैंने तो सही दी थी, ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बर्डन होता है ना, तो बर्डन होता है एम्प्लॉयर के ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर नहीं होता, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, पेमेंट ऑफ बोनस। चैप्टर 4 के एमसीक्यूज में आपको अलग लेक्चर में कराऊंगी, क्योंकि एक अर्जेंट कॉल आ गई है मुझे, तो मुझे भी ये लेक्चर यहीं पे बंद करना होगा।